तो इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है? इंफ्रासोनिक, और आजकल ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, इंफ्रासोनिक। इंफ्रा शब्द लग जाए तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, पावर कम, लेकिन कुछ तो ज्यादा बोलोगे, वेवलेंथ ज्यादा। अल्ट्रा शब्द लग जाए, अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब दमदार, पावर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। किससे ज्यादा? सोनिक से ज्यादा। सोनिक क्या होती है? सोनिक जिनको आप सुन पाओ, ऑडेबल। तो इंफ्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको आप क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 to 20 के या 20,000 बोल दीजिए, कि लोगों क्या बोलेंगे? 1000। तो ये रेंज है, इस रेंज को क्या कहते हैं? ऑडेबल रेंज। तो श्रव्य सीमा, तो अपन लोग किसको सुन पाते हैं? 20 से 20,000। और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा शब्द लग गया, फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। अल्ट्रा शब्द लग जाए और भी दमदार, पराश्रय। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मतलब इसको सुना जा सके। सोनिक से ज्यादा, क्या ज्यादा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी 20K से ज्यादा। कभी कभी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, क्या आप 50,000 हर्ट्ज को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अल्ट्रासोनिक वेव को कौन पैदा कर सकता है? तो ध्यान रखना, बैट, चमगादड़ जो होता है इसको पैदा कर सकता है। सोनार में किसको यूज करते हैं अपन? अल्ट्रासोनिक वेव को ही यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा। तो इसकी वेवलेंथ चाहो तो आप याद कर लेना। फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्डा ज्यादा है, 16.6 मीटर से ज्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा कम है। ये 16.6 पॉइंट को इधर कर देना और मीटर को लिख देना सेंटीमीटर। अब आप बताइए, लैम्डा अगर 20 मीटर, लैम्डा अगर 20 मीटर है तो वो किस में आएगा? इंफ्रासोनिक में। लैम्डा 50 मीटर है तो किस में आएगा? इंफ्रासोनिक। और लैम्डा 1 सेंटीमीटर है तो किस में आएगा? 1.66 सेंटीमीटर से कम। जनरली फ्रीक्वेंसी अपन को याद रहती है, लेकिन वेवलेंथ अपन भूल जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालना बड़ा आसान है। उसके लिए बस आपको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। तो ये हमने साउंड को किस आधार पर डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। साउंड को हमने आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर साउंड को 3 भागों में हमने बांट दिया। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो भी आप बता पाएंगे किसको सुन पाओगे? क्या आप इंफ्रासोनिक को सुन पाओगे? नहीं सुन पाएंगे। जब भूकंप के समय, शुरुआत जब भूकंप की होती है
तो सबसे पहले जो सीस्म वेव होती है वो यही है, 20 हर्ट्ज से कम। जानवर वगैरह पहले ही समझ लेते हैं भूकंप आने वाला, उन्हें एहसास हो जाता है। सोनिक श्रव्य सीमा, ये श्रव्य है। आगे बढ़ जाए। सोनार, और आप बताइए अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल में कौन तेज चलेगी? फ्रीक्वेंसी आपने कह दिया जिसमें अल्ट्रा वर्ड आया है उसकी ज्यादा है, एनर्जी उसकी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, लेकिन तेज कौन चलेगा? तो ध्यान रखना, एक फैमिली एक स्पीड, तीनों की स्पीड एक ही है। सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें कौन सी वेव यूज होती है? अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड में किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना लेंगे? अगर आपको गिवन है तो जितनी गिवन है उतनी लोगे। ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना लोगे? ध्वनि का वेग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर। कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड? प्लस 273.16 केल्विन। क्या ये पॉसिबल टेम्परेचर है? हाँ, नॉर्मल। आप ध्यान करें, नॉर्मल में क्या आ रहा है? 0 नजर आ रहा है आपको। सामान्य ताप, सामान्य बोलोगे तो शून्य शब्द आएगा। सामान्य ताप कितना होता है? सामान्य में क्या नजर आ रहा है? शून्य। ध्यान रखना, सामान्य ताप कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्वनि का वेग कितना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखेंगे 332 मीटर पर सेकेंड। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, और ये जो हम वेलोसिटी बता रहे हैं वो किस में बता रहे हैं? ध्यान रखना, गैस में। वेलोसिटी कुछ नहीं दिया जाए, साउंड की वेलोसिटी किस मानोगे? गैस में। तो कमरे के ताप पर क्या वैक्यूम में भी यही स्पीड आएगी? नहीं, वैक्यूम में 0 आएगी। तो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, 273 जोड़ देते हैं लगभग, ये आएगी 3 4 3 और 4 7, 3 4 7 मीटर पर सेकेंड। और ये कहां पर है? इन गैस या एयर, वायु में, वायु में या गैस में। तो साउंड की वेलोसिटी आप 332 लेंगे या 347 लेंगे या 340 लेंगे या 350 लेंगे? तो ध्यान रखना, या तो वो दे दें, नहीं तो आप 330 340 लेके सॉल्व करेंगे। अगर हमें वेवलेंथ दी जाए तो अपन कैसे पहचानेंगे ये कौन सी वेव है? तो वेवलेंथ से अपन को क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ अपन को जनरली याद नहीं रहती। एक आप राडार पढ़ते हैं, राडार, इसमें रेडियो वेव यूज होती है। कौन सी वेव यूज होती है?
रेडियो, और रेडियो कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगें, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बैट, चमगादड़ कौन सी वेव उत्पन्न करता है? अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ जो होता है बैट, और वो उसी से अपना भोजन तलाशता है। तो रूम टेम्परेचर पर स्पीड, अगर हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर स्पीड मालूम है तो आप किसी भी टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कुछ नहीं कहा जाए तो कहां पर है? गैस, एयर में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब 0 पर तो मालूम पड़ गया, लेकिन अपन किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड पर पता करना चाह रहे हैं। T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। अब देखिए, जैसे आपको पता करना है रूम टेम्परेचर पर, मान के चलो आपको याद नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पर V0 तो पता ही है आपको 332। अब रूम टेम्परेचर होता है 27, 27 में 0.6 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 को 0.5 मान लो लगभग, तो 27 का आधा कितना हो गया? 27 का आधा कर दो 13.5, आप मान लो ये 0.5 से ज्यादा है तो 13.5 की जगह 14.5 मान लो, ठीक है, 14.5 मान लो, रख दो इसमें। 332 प्लस 14.5 कितने? 347 पे पहुंच गए। तो इस तरह अपन साउंड की वेलोसिटी निकाल लेते हैं किसी भी। अब उसने कहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालो, तो क्या बता पाओगे? एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, इफ टेम्परेचर increases by, if temperature increases by 1 degree centigrade, then velocity of sound increases by, यदि तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, यदि तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, बताइए कितना बढ़ेगा? तो ऑप्शन इस तरह के दिए 0.61, ध्वनि का वेग कितने से बढ़ जाएगा? 0.61, 0.2, 115। तो देखिए आप, एक टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 रख दो टी की जगह, टी की जगह 1 रख दो। आपने वेलोसिटी नॉर्मल टेम्परेचर पे याद कर रखी है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 0.61। तो क्या हम इसको रट लें? Vt बराबर V0 प्लस 0.61 T, तो रट लीजिए। V0 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। V0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग आपको याद कर लेना है। और ये 332 किसमें है? गैस में। तो
वेलोसिटी ऑफ साउंड वैक्यूम में कितनी है बताओ? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे क्योंकि होती नहीं, जीरो। साउंड वैक्यूम में जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग जीरो। वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ सॉलिड में सबसे कम होती है कि ज्यादा होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां लिखेंगे? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव व गैस। अगर आपको एग्जाम्पल में लिखा है स्टील, वाटर और एयर, स्टील, इस्पात, स्टील को हम इस्पात कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? इसका नाम V1 दिया, इसका V2। समझ में आ गया? सॉलिड में साउंड तेज चलेगी। आगे बढ़ना होगा। लिक्विड, आप एक कंटेनर में पानी ले लें और एक बेल ले लें, घंटी ले लें, पूजा करने वाली भी घंटी ले लें, और उसको आप पानी के अंदर बजाएंगे, घंटी को बजेगी और साउंड भी सुनाई देगी। ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आप एक गिलास में पानी रख लो और उसमें घंटी बजाओ और तेज चलेगी, देख लेना। क्या? हाँ, हवा से भी तेज, हवा से भी तेज। लाइट हवा में तेज चलती है, लाइट हवा में तेज चलती है, लाइट वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, हवा में तेज चलती है, लेकिन पानी में कमजोर हो जाती है। लाइट की स्पीड मीडियम क्या करता है? कमजोर कर देता है, लेकिन साउंड की स्पीड बढ़ा देता है। जैसे यहां पर मान लो तुम 350 चल रही है, तो यहां लगभग 1500 हो जाएगी पानी में, और ये यहां पर 5000 हो जाएगी। समझ गए? तो इतना अंतर आता है। एक बात आप याद रख सकते हैं, साउंड के साथ एक वर्ड याद रखेंगे, स्लो। किसमें चलती है स्लो? गैस। और स्लो के साथ एक वर्ड याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और नल के साथ एक शब्द याद रखेंगे, मैकेनिकल। फिर से कैसे याद रखेंगे? ध्वनि, साउंड के साथ आपने क्या वर्ड याद किया? स्लो। साउंड स्लो, स्लो में क्या छुपा है? लॉन्गिट्यूडनल, अनधैर्य। साउंड को चलना कहां? जनरली साउंड को किसमें चलना पड़ता है? गैस। साउंड को कहां चलना है जनरली? तो साउंड को जनरली कहां चलना है? गैस में। और कैसे चलती है? स्लो। हमारी साउंड आप तक पहुंच रही है, रास्ते में कौन है? मीडियम गैस। क्या मून पर हमारी साउंड आप तक पहुंच पाएगी? तो मून पर विस्फोट होता है, सुन पाओगे कि देख पाओगे? देख पाएंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड के ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत है। साउंड के ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत है। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल, यांत्रिक तरंग। मैकेनिकल मतलब मीडियम रिक्वायर्ड। मैकेनिकल मतलब मीडियम रिक्वायर्ड, माध्यम आवश्यक। और मून पर मीडियम है क्या? मून हैज नो एटमॉस्फेयर। चंद्रमा पर
वायुमंडल नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है। किससे? गैस। एस्केप वेलोसिटी वहां कम है गैस की वेलोसिटी। VRMS, VRMS हमने किससे लिखा था? वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का, गैस अणुओं का वेग। और V क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो कई बार कारण पूछते हैं कि भाई मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों नहीं है? तो जहां एटमॉस्फेयर नहीं है समझ जाना वहां एस्केप वेलोसिटी कम है। और एस्केप वेलोसिटी कम है मतलब गैसें वहां से एस्केप कर दे। तो अर्थ से क्यों नहीं भाग पाएंगे गैसें? क्योंकि यहां पर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, पलायन वेग ज्यादा है। तो मून पर विस्फोट होगा तो सुन नहीं पाएंगे लेकिन देख पाएंगे। हाँ, अर्थ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो साउंड गैस में चलती है स्लो। जैसे ही आप गैस कहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? स्लो। स्लो में एक शब्द छुपा है, लो लॉन्गिट्यूडनल, अनदेर। एक वेलोसिटी ऑफ साउंड का अपन फॉर्मूला भी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का भी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार। तो न्यूटन ने क्या किया था? आपको पता है हमारी साउंड आप तक जाएगी। साउंड क्या है? एनर्जी है, वाइब्रेशन, कंपन है। तो ये कंपन न्यूटन ने क्या समझा कि जो साउंड की वेलोसिटी है, पहली बात तो इलास्टिसिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको क्या करना है? ऑसिलेशन करना है। ऑसिलेशन करना है तो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करे, वहीं की वहीं आए, वहीं की वहीं आएगी, तो उसके लिए इलास्टिसिटी ज्यादा। दूसरा, डेंसिटी कम होना चाहिए। ई थीटा, ई थीटा को क्या नाम देते हैं अपन? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ये न्यूटन बता रहे हैं। समतापी प्रत्यास्थ। और समतापी में एक शब्द छुपा है, पी। समतापी में क्या छुपा है? शब्द पी। पी मतलब प्रेशर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर। तो यहां पर पी लिख दिया। रो समझते हैं? रो, रो क्या है? रो, रो थोड़ा पी को ऐसे घुमा दिया करो, डेंसिटी, घनत्व। तो पी में तो बिल्कुल सही बनता है, रो को हल्का सा घुमा देते हैं, कर्व से ऐसे आता है, पी अपॉन रो। या अपन एम अपॉन भी लिखेंगे तो आर टी अपॉन एम। और यहां से साउंड की वेलोसिटी आई थी 280 मीटर पर सेकंड गैस में, जो कि कैसी थी? गलत। लाप्लास ने इसको करेक्ट किया था। न्यूटन यहां का क्या हुआ है? गलत। लाप्लास ने इसको करेक्ट किया। आपको यह बात पता है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, हमने चर्चा की थी आपसे, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक समतापी और रुद्धोष। बताइए कौन सा स्लो है? ये स्लो है आइसो स्लो, और ये फास्ट है। हमारी
साउंड आप तक पहुंच रही है, रास्ते में गैस है तो ये वाइब्रेशन से पहुंच रही है। तो ये जो प्रोसेस को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, आइसोथर्मल रखेंगे, एडियाबैटिक रखेंगे, ध्यान रखना एडियाबैटिक। तो लाप्लास ने क्या कर दिया, ई थीटा को क्या कर दिया, ई फाई, और ई फाई क्या है आप जानते हैं, बस गामा पी, पी की जगह क्या कर देंगे, और गामा आर टी अपॉन एम, और इससे आपको 332 मीटर पर सेकंड जो कि करेक्ट है, इसलिए इसे लाप्लास करेक्शन कहते हैं। तो ई फाई क्या है, ई फाई, तो ई फाई क्या कहेंगे, गामा पे, गामा पी। ई फाई का नाम तो बता दो, तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ई फाई क्या है, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता। तो न्यूटन से क्या गलती हो गई वो समझ में आया। बेसिक बात उन्होंने सही बताई कि इलास्टिसिटी ज्यादा होगी साउंड तेज चलेगी, डेंसिटी कम होगी तो इलास्टिसिटी ज्यादा आएगी, वेलोसिटी ज्यादा आएगी, डेंसिटी कम होगी हल्की होगी तो चीज ऑसिलेट करके तुरंत वहीं पे आ जाएगी, इलास्टिसिटी ज्यादा माने वहीं की वहीं आना। क्या ऑसिलेशन करना जरूरी है, हाँ ऑसिलेशन तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड ज्यादा आएगी कि कम आएगी, ज्यादा आएगी। समर में साउंड तेज चलेगी कि विंटर में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कब ज्यादा आएगी, समर में। आगे बढ़ना होगा, कभी गामा की वैल्यू निकालना हो तो निकाल पाएंगे, तो अगर हम गैस की स्पीड की बात करें, वहां गामा की जगह क्या है, √3। कभी कभी इन दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, साउंड के फॉर्मूले में क्या आया, गामा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साउंड के साथ क्या आ रहा है, गामा, VRMS क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग। कभी एम की जरूरत पड़े तो हीलियम के लिए एम मतलब मास नंबर, हीलियम मास नंबर, हाइड्रोजन के लिए बोलिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए 4, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए बताइए 32, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए एम 28, नाइट्रोजन के लिए एम 28। गामा क्या हम E5/E बोल पाएंगे, CP/CV और 1+2/F। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हम इसकी हीट में कर चुके हैं। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। क्या ये गैस अणुओं का वेग अपन याद कर लें, हाँ अलग फॉर्मूला नहीं है, बस गामा की जगह 3 लिखना है और ऐसे याद रखना RMS 1 2 3
और आर में तुम्हें गामा नजर आ रहा होगा, तो समझ जाओ इसमें तो यही गामा नजर आ रहा है, तो यहां गामा रखने की जरूरत नहीं। साउंड के फॉर्मूले में क्या आएगा, गामा। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, साउंड के साथ क्या आएगा, गामा। ये गैस मॉलिक्यूल, कई बार गैस मॉलिक्यूल की स्पीड वो सी लिख देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर, बताइए। आपको पता है हाइड्रोजन में साउंड तेज चलेगी, हाइड्रोजन खुद भी तेज चलती है क्योंकि वो हल्की गैस है, तो ज्यादा बटे कम। बोल पाओगे क्या दोनों डाई एटॉमिक के गामा का अंतर है क्या दोनों में, नहीं है। यूनिवर्स में कौन सी गैस ज्यादा है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। ज्यादा बट्टे कम, तो ऊपर ज्यादा आएगा नीचे कम, ये याद भी रखना। नियत ताप पर हाइड्रोजन की स्पीड ऑक्सीजन से कितनी है, 4। ये डबल रोल है, साउंड में भी और गैस में भी। क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे कैलकुलेट। भी का एम से उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है। क्या गामा में अंतर है, नहीं, गामा भी सेम है क्योंकि दोनों डाई एटॉमिक है। V1 अपॉन V2, M2 अपॉन M। बोलिए हाइड्रोजन के लिए M1 कितना लेने वाले हैं, 2, ऑक्सीजन के लिए 32। देखो 1H1 1H1, M होता है मास नंबर, तो मॉलिक्यूलर मास, और ऑक्सीजन के लिए M 32। फोले का रेशियो कितना है, 4:5। ये डबल रोल है इसका। तो हीट में भी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन 4 गुना तेज क्यों चल रही है, हाइड्रोजन इतना तेज क्यों चल रही है, क्योंकि वो हल्की गैस है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हमने डाई एटॉमिक हैं, तीनों किसकी किसमें स्पीड ज्यादा मिलेगी, हाइड्रोजन। आगे बढ़ जाए। हाँ, गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम भरने का कारण केवल इतना सा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है, क्रियाशील गैस है, क्रिया कर लेगी, आग लग जाएगी। और हीलियम कैसी गैस है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, सक्रिय नहीं अक्रिय। हाँ, ये तो कांस्टेंट है। अब आप बताइए, अब आप बताइए, क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे नियत ताप पर दोनों की स्पीड का रेशियो। ठीक, क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग। एक बार हमने गामा नाइट्रोजन लिया, तो यहां पर गामा में भी अंतर आएगा, केवल एम में अंतर नहीं आएगा, गामा में भी अंतर आएगा। साउंड की बात चल रही है, अगर गैसों की बात करेंगे तो वहां गामा का रोल नहीं है, साउंड में गामा का भी रोल है, क्योंकि साउंड में वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर्मूला क्या कहता है, गामा आर टी अपॉन एम। तो बताइए, क्या हम गामा 1 बटे गामा 2 बोल दें, बोलना ही पड़ेगा। M2 बटे M1, बता पाओगे गामा 1 गामा 2 कितना है, गामा डायटोमिक के लिए कितना होता है, 5, एफ कितना होता है, 5, तो गामा आ गया 7 बटे 5।
अपने एटमॉस्फेयर में ज्यादातर गैस कैसी है? डायएटॉमिक। और हीलियम मोनोएटॉमिक है, उसके लिए एफ कितना होता है? 3। ऐसे याद रखना है, डाई में 2 जोड़ दो तो गामा 1+2/3 5/3। तो अपन क्या लिखेंगे? 7/5। 7/5 समझ में आया गामा 1? ये समझ में आया 5/3 गामा 1 बटे गामा 2। यहां उल्टा चलना है, M1 नीचे 28, ये 4 हीलियम के लिए 4 से 7 बार, 7 से 7 3 25 का वर्गमूल। समझ में आ गया? तो कई बुक्स में वो गामा भूल जाते हैं, तो तुम्हें गामा नहीं भूलना है। हाँ, गैस की स्पीड होगी तो गामा का रोल ही नहीं है, लेकिन साउंड में गामा का रोल है। नाइट्रोजन के लिए हम समझ में आ गया। गामा कैसे निकाल लेते हैं, ध्यान रखना। डाई एटॉमिक के लिए एफ कितना होता है? ये डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक समझते हैं? N2 O2 H2 जिसमें 2 परमाणु, और मोनो एटॉमिक इसमें एक ही एटम है। एक तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है? क्या यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है? बिल्कुल। मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ कितना होता है, मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है? आगे बढ़ना होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड का। तो वेलोसिटी समर में ज्यादा होगी कि विंटर में? तो अभी आपने बताया वेलोसिटी कब ज्यादा होगी? समर, गर्मी, और विंटर। तो साउंड कब तेज चलेगी? गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड चलेगी। अब आप बताइए, अगर प्रेशर बढ़ा दें तो साउंड की वेलोसिटी प्रेशर से कैसा रिलेशन है? उसका प्रेशर बदलने पर नहीं बदलता। उसका कारण है क्योंकि प्रेशर जैसे ही बदलेंगे, प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। भाई गैस के मॉलिक्यूल को आप दबा दोगे तो डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी। तो देखिए, अभी आपने कहा था गामा P/ρ और P प्रोपोर्शनल रो। P क्या है? प्रेशर। अब आप बताइए, अगर हमने प्रेशर डबल कर दिया तो डेंसिटी कितनी होने वाली है? डबल। अरे गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो प्रेशर डबल तो डेंसिटी डबल, तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साउंड पर कि गैस पर? दोनों पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको क्वेश्चन देंगे, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड दे देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पर क्या फर्क, प्रेशर बढ़ाने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो चेंज नहीं होगी। और जहां हम कैपिटल टी लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो कैपिटल टी टेम्परेचर इन केल्विन होता है। कैपिटल टी क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। अब आप बताइए, तो ये लिख दें पॉइंट, समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये डबल रोल है इसका भी, या VRMS कहें, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग, ये आप टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। और साथ में कहेंगे डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब पर निर्भर नहीं, दाब पर निर्भर नहीं। क्या टेम्परेचर पर डिपेंड है? हाँ। गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड है कि साउंड की? दोनों की। साउंड किस पर बैठ के जाएगी? गैस पर ही जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को, इफ टेम्परेचर 4 टाइम्स, यदि तापक्रम 4 गुना, या तापक्रम 4 गुना, बताइए वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ साउंड, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग, गैस अणुओं का वेग, ध्वनि का वेग, गैस अणुओं का वेग, ध्वनि का वेग, क्या कहेंगे? डबल, दुगना। देखिए V प्रोपोर्शनल रूट टी, टेम्परेचर कितना कर रहे हैं? 4 टाइम। प्रोपोर्शनल को क्रॉस में बदल दो। देखो गैसों में अपन जानते हैं टेम्परेचर जितने टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी उतने ही टाइम्स, टेम्परेचर 4 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। और काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है? V का स्क्वायर आता है, आप mv स्क्वायर, V का स्क्वायर, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया? रूट टी। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो डबल V। वेलोसिटी डबल, तो वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मतलब टेम्परेचर 4 टाइम्स। उल्टा भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, वेलोसिटी डबल तो टेम्परेचर 4 टाइम्स। जैसे काइनेटिक एनर्जी वैसा टेम्परेचर। अब कई बार अपन पहचान ही नहीं पाते, क्या ये डबल है, क्या ये 4 टाइम्स है? तो अब आप बताइए, यहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, यहां 927 लिखा है, क्या ये 4 टाइम्स है? तो आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। केल्विन में कैसे बदलते हैं? 273 ऐड करके। और आप याद रखेंगे 273 प्लस 27 300, 300 केल्विन, और 300 प्लस 900, ये याद रखा करें। 273 प्लस 27 300, और 900 1200 केल्विन, तो 300 से 1200। क्या ये 4 टाइम्स है? तो पहले नहीं पता पड़ रहा था, लेकिन अब आपको पता पड़ गया। क्या ये भी 4 टाइम्स है? देखिए 27 प्लस 273 याद है आपको? 300, 300 और 100 400। इसके लिए कॉपी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 273 और 27 300, 1300 300 1600, तो K4 केल्विन, तो ये 4 टाइम्स है। टेम्परेचर 4 टाइम्स है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, और काइनेटिक एनर्जी में V स्क्वायर आता है, तो V कितना होगा? V प्रोपोर्शनल रूट टी। तो टेम्परेचर 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, लेकिन वेलोसिटी डबल, क्योंकि V प्रोपोर्शनल रूट टी। ये साउंड की वेलोसिटी डबल होगी या गैस की? दोनों की, दोनों की, क्योंकि साउंड को जाना किस पर है? गैस पर बैठ के। आगे बढ़ जाए। अगर आपको आर्द्र वायु दी है, आर्द्र वायु, और ड्राई एयर दी है, शुष्क वायु, शुष्क वायु। अभी आपसे समर और विंटर पूछा तो आपने तुरंत बताया, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ गई थी। ड्राई एयर, बताइए आर्द्र वायु, आर्द्र वायु समझ गए? ह्यूमिड एयर, जिस एयर में क्या है? ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। आपको पता होगा बरसात बाद में आती है, पहले
पहले हवा में क्या आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, पानी आ जाता है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, ह्यूमिड एयर, आर्द्र वायु। और ये कैसी एयर है, ड्राई एयर। अब आप बताइए एरो किधर लगा दें, क्या ये सही है, क्या ये सही है? ध्यान रखना, ह्यूमिड एयर का एम कम होता है, ह्यूमिड एयर का एम कम होता है। ह्यूमिड एयर का एम कम क्यों होता है? तो आपको पता है एम किससे मिलकर बना है? देखो जनरली यहां मास नंबर में क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 28 होता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 28 होता है, ऑक्सीजन 32 हो जाता है। अगर ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर क्या हो जाएगा, पानी आ गया बीच में, तो पानी कितना होता है, 18, H2O 18। कम है कि ज्यादा है, कम है, और एम कम है तो स्पीड ज्यादा, एम कम है तो स्पीड ज्यादा। तो एरो हमने सही लगाया है क्या, सही लगाया, समझ में आ गया? तो आप बता पाएंगे इसमें से हल्की एयर कौन सी है, आर्द्र वायु। लगता है हैवी है वो, लेकिन है कैसी, हल्की। अब देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एको प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि देखिए आप एको सुनना चाह रहे हैं, आप एको सुनना चाह रहे हैं, तो देखिए एको कब सुनाई देगी, एको जैसे ये कोई रिजिड है, रिजिड वॉल है, ये दीवार है, दृढ़ दीवार है, इससे टकरा के साउंड आएगी तभी तो आपको एको सुनाई देगा। इधर से डिस्टेंस हमने डी ली तो इधर से भी तो डी लेना पड़ेगा। तो जब भी एको वाला क्वेश्चन आए तो जब अपन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब साउंड की स्पीड लगभग हमने मान ली 332, ठीक है, 330 मान ले, नॉर्मल टेम्परेचर 330 या 340 ले लो, चलो 340 ले लो, ठीक है, 340 टेम्परेचर लगभग मान लिया 22 डिग्री सेंटीग्रेड। एको सुनना चाहते हैं तो डिस्टेंस डी लेंगे कि 2D लेंगे एको सुनने के लिए, बताइए। एको समझ रहे हैं? अगर आपने कुछ भी बोला पूरा का पूरा साउंड वही का वही रिपीट हो जाए। अगर हमने एरो बोला तो पूरा क्या आना चाहिए, एरो। अगर हमने बोला हेलो, पूरा क्या रिपीट होके आना चाहिए, हेलो। अगर हमने एको बोला तो एको ही रिपीट होके आना चाहिए पूरा। तो डिस्टेंस कितनी लेंगे, डी इधर से, डी उधर से, 2D। अब टाइम देखो, हमारे कान की एक क्या है कि अपना जो कान है वो उस पर एक साउंड 1/10 सेकंड तक रहती है। दूसरी साउंड कब अपन सुन पाते हैं, जैसे पहला हेलो और हमें दूसरा हेलो सुनना है, तो वो दूसरा हेलो कितने सेकंड बाद आना चाहिए, 1/10 सेकंड बाद। और अगर वो पहले ही आ गया तो हमारा कान दोनों में डिफरेंस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अपन को क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए होता है, कम से कम हमें 1/10 सेकंड। अगर इससे ज्यादा समय हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम समय नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक शब्द बोला और दूसरा शब्द 1/10 सेकंड के बाद ही बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकदम से बोल दिया, तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड। अपन जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं और स्पीड ट्रिपल कर दें तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं। क्या ओके, टीचर बोल नहीं रहा, बोल रहा है, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपके कान पर वो साउंड 1/10 सेकंड का जो टाइम है वो उससे पहले ही अगली साउंड आ रही है। तो ईश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है कि कितना टाइम लगना चाहिए, कम से कम 1/10 सेकंड बाद। ऐसे ही अगर कोई फोटो आप देख रहे हैं, अगला फोटो देख रहे हैं, उन दोनों के बीच कितना टाइम होना चाहिए, 1/10 सेकंड, नहीं तो आप उन दो फोटो में अंतर नहीं कर पाएंगे।
जैसे आप एक मोबाइल में 8-10 फोटो बना लो, एक फोटो में आपके सामने थाली है, एक फोटो में आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, एक तो आप देखेंगे सबके अलग अलग फोटो खींच लीजिए और फिर आप उन्हें जल्दी जल्दी पलटिए तो फोटो अलग नहीं दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा? थाली, आप ग्लास और भोजन सब आप एक साथ करते हुए दिखेंगे, मतलब आपका फोटो नहीं रहेगा, वो वीडियो बन जाएगा। तो ये अलग अलग फोटो क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि वो काम 1/10 सेकंड से पहले ही हो गया। तो भगवान ने अपनी आंखों को कैसा बनाया है? पहला फोटो और दूसरा फोटो देखने में कितना अंतर होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। ऐसे ही पहला साउंड सुनना और दूसरा साउंड सुनना 1/10 सेकंड, तो उसके लिए टाइम 1/10। ठीक है, इसको कितना कर दिया? 170। 0 से 0 काट दें, कितना आ गया? 17 मीटर। अब आप अपने घर में एको सुनना चाहते हैं, क्या आप अपने घर में एको सुन पाएंगे? प्रतिध्वनि, आपने हेलो बोला, हेलो रिपीट होके आ जाएगा। आपने जो भी नाम लिया, आपने बोला श्याम, राधे, क्या वो रिपीट होके आ जाएगा पूरा राधे? नहीं आएगा। कारण क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे घर की दीवार है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाली दीवार और राइट वाली दीवार या सामने की दीवार 17 मीटर दूर हो। इतने बड़े कमरे बनते हैं क्या अपने घर में? नहीं बनते। हाँ, तुम पुराने किले पे चले जाओ, पुराने कुएं में आवाज लगाओ, तो वहां अगर आपने हेलो बोला तो हेलो, आपने राधे बोला तो पूरा राधे ही आएगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है या तो वो अपनी तरफ से स्पीड दे देंगे, टाइम दे देंगे और डिस्टेंस पूछेंगे, या फिर वो कर देंगे कि हमें सुनना चाहते हैं एको कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगर यहां कम से कम टाइम 1/10 सेकेंड, क्या 17 मीटर से ज्यादा हो तो चल जाएगा, 17 मीटर से कम हो तो नहीं चलेगा। यदि 15 मीटर पर सुन पाओगे, 5 मीटर पर सुन पाओगे? नहीं सुन पाएंगे। तो एको समझ गया, पूरा साउंड। एक रिवर्बरेशन भी होता है। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन गूंज, उसमें पूरा साउंड नहीं आएगा। जैसे पूरा हमने राधे बोला तो पूरा राधे नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं गूंज। तो जनरली अपन को छोटे कमरे में क्या सुनाई देगी? गूंज सुनाई देगी, रिवर्बरेशन सुनाई देगी। हेलो तो ओ ही आएगा रिपीट होके, टेल रिपीट होके आएगी। आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या आएगा एको सुनने के लिए? और इसका न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में क्या लेंगे? डिस्टेंस की जगह 2D लेंगे। आगे बढ़ना होगा, डिस्टेंस होने। अब देखिए, कई बार एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है कि जैसे एक आप टावर है, ये कोई टावर है, इसकी हाइट दी है, मान के चलो कोई, इस टावर की हाइट है मान के चलो 100 मीटर, ठीक है। यहां से आपने एक ये पत्थर है, ये कौन है? स्टोन है। यहां से आपने पत्थर छोड़ा, ड्रॉप किया, यहां से आपने ये पत्थर का क्या करा दिया? फ्री फॉल, मुक्त रूप से छोड़ा। क्या जीरो? ये तो सुन लो, मुक्त रूप से छोड़ा। अब आपको साउंड सुनना है। आप क्या कर सुनना चाह रहे हैं? साउंड। क्या अपन इसको एको का एग्जाम्पल बोल सकते हैं? एको में क्या होता है? यहां से साउंड जाती है, टकराती है, लौट के आती है। क्या अब यहां से कोई साउंड जा रही है? पत्थर में से कोई साउंड जा रही है क्या? नहीं जा रही। तो ये एको का एग्जाम्पल नहीं है। अभी तो साउंड है ही नहीं, पत्थर गिरेगा तब साउंड बनेगी, तो पहले पत्थर को तो गिरने दो। तो पत्थर गिरेगा तो T बराबर √2H अपॉन जी, तो T1 √2H कितना है? 100 मीटर, जी लगभग 10। जी लगभग अपन ने कितना ले लिया? 10। अगर हम बेटा, अगर हम ऐसा कर लें, अगर हम इसको 500 मीटर का बना लें तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको हम 100 की जगह कितना मान लें? 500 मीटर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं 500 मीटर? जिससे अपन सॉल्व कर पाए, आप समझ पाए। देखिए, H 500 और G लगभग 10, कितना आया?
10 सेकंड बाद तो पत्थर टकराया, अब साउंड पैदा हुई है। एको में 10 सेकंड बाद साउंड पैदा होती है क्या? नहीं, एको में तो तुरंत ही पैदा है भाई, एको में यही सोर्स ऑफ साउंड है। अभी ये पत्थर टकराएगा, अब साउंड को लौट के जाना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मान के चलो स्पीड आपको दी है 340, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 500। सॉल्व करने के लिए इसको भी 350 ले लो। इसको चाहे इतना ले सकते हैं क्या? नहीं, जो देंगे वही लेंगे। टाइम, अब देखिए टाइम कितना आया, 50 बटे 35, 10 बटे 1.4। तो टोटल टाइम कितना हो गया? इसका नाम T2 दे दो। T1 प्लस T2 10 प्लस 1.4 11.4 सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूरा पैटर्न आप याद रखेंगे। ये समझ में आया? टी बराबर √2h अपॉन जी, एस बराबर यूटी प्लस आप एटी स्क्वायर। फ्री फॉल के लिए u 0 हो गया, तो t बराबर √2h अपॉन जी। क्वेश्चन क्या है ये समझ में आया? पत्थर पानी से टकरा रहा है तो कितने टाइम बाद वो साउंड सुनाई देगी। तो अपन इसमें हमारा कहने का मतलब ये है, ये एको का एग्जाम्पल, ये प्रतिध्वनि का एग्जाम्पल है क्या? नहीं, ये एको का एग्जाम्पल नहीं। एको का एग्जाम्पल होता तो डिस्टेंस कितना लेते? 2D। जैसे आप एक रिवॉल्वर से, जैसे एक गोली चल रही है और एक पहाड़ी से पत्थर से टकरा के लौट के आ रही है उसकी साउंड, क्या ये एको का एग्जाम्पल है? हाँ, ये एको का एग्जाम्पल है, क्योंकि गोली जब चलेगी वहीं से साउंड पैदा हुई, डी डी। आप किले पर एक बेल बज रही है और आपने उस बेल से अपनी घड़ी को मिलाया, क्या इसको एको का एग्जाम्पल कहेंगे? नहीं भाई, वहां बेल बज रही है, बेल से सीधे डिस्टेंस माने साउंड आ रही है, तो वहां स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। तो कब आपको स्पीड इज इक्वल टू 2D अपॉन टी लगाना है, ये आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, पत्थर को कहां गिराना है? पानी में। फिर साउंड कितने देर बाद आएगी? तो इतने समय लग जाएगा साउंड को आने में, क्योंकि पहले पत्थर को टकराने तो दो, तभी तो साउंड आएगी। समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे बढ़ जाए, देखिए लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्ग में एक शब्द छुपा है अलोंग, अनुदैर्ध्य तरंग है, वाइब्रेशन। अगर आपको साउंड की डेफिनेशन पूछी जाए, साउंड क्या है, तो एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। हीट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी। लेकिन ग्रेविटी को एनर्जी मत कहना। वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन, लॉन्ग में क्या शब्द आया? अलोंग। वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब आगे बढ़ना, अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब कंपन, कंपन तरंग संचरण की दिशा में, कंपन। और इसके लिए क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी होना चाहिए, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थल। इलास्टिसिटी किसमें पाई जाती है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में। सॉलिड, लिक्विड
गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। जैसे अगर हमने एक स्प्रिंग ले ली, तो स्प्रिंग सबसे पहले क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, उसको कंप्रेस करेगी, मॉलिक्यूल आगे पीछे होंगे, मतलब ऑसिलेशन करेंगे। तो इसको अपन इस बनाने के लिए इस तरह बना देते हैं, ये पास पास, फिर अपन थोड़ा दूर दूर बना दीजिए, ये पास पास बना दीजिए, फिर ये दूर दूर बना दीजिए, फिर पास पास बना दीजिए। तो इसको कहेंगे कंप्रेशन। इसको क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। सी को क्या कहते हैं, कंप्रेशन। संपीड़न मतलब पास पास। बताइए प्रेशर कहां ज्यादा होगा, कंप्रेशन पर ज्यादा होगा कि रेयरफेक्शन पर ज्यादा होगा? कंप्रेशन। जहां पास पास होंगे वहां प्रेशर ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। रेयरफेक्शन, विरलन। तो अनुदैर्ध्य तरंगे के लिए मीडियम क्या लोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या मीडियम हो सकता है, तीनों। लेकिन गैसों में ध्यान रखना, केवल और केवल अनुदैर्ध्य ही चलती है। गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे ही चलती हैं। ट्रांसवर्स वेव, इसमें आप टी पर नजर रखें। टी किसका साउंड है, परपेंडिकुलर का। ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग, ये उन्हीं मीडियमों में चलती हैं। टी में परपेंडिकुलर शब्द आया, और इसके लिए क्या चाहिए, रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होना जरूरी है, दृढ़ता। कौन होते हैं दृढ़, सॉलिड। ठोस, ठोस क्या होते हैं, रिजिड। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस क्या है, लिक्विड सरफेस, द्रव की सतह। तो लिक्विड सरफेस जैसे वाटर सरफेस। अगर आपसे वाटर सरफेस कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, टी मतलब परपेंडिकुलर का साइन है टी। तो इसमें एक शब्द आएगा परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन, ऑफ वेव प्रोपिगेशन। कंपन, कंपन तरंग संचरण की, तरंग संचरण की, कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा में, कंपन तरंग संचरण की लंबवत दिशा में। टी ट्रांसवर्स, टी पर ध्यान रखें, टी, टी को थोड़ा ध्यान दें। टी, टी किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। टी किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। अब एक लाइट का थोड़ा अलग नेचर है। प्रकाश में एक घटना होती है, प्रकाश। लाइट किस में आता है बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किसमें आता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। बताइए मीडियम, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, माध्यम आवश्यक नहीं।
क्या ये वैक्यूम में चल जाएंगी? आप वैक्यूम में चल जाएंगी। दूसरा, ये फास्ट होती है, कैसे चलती है? तेज। स्पीड कितनी होती है इन वैक्यूम? निर्वात में चाल, सी से लिख लेते हैं 10⁸ या 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। और इसमें एक खास घटना होती है, जिस घटना का नाम क्या है? ध्रुवण। तो लाइट में एक खास घटना हो रही है। कौन सी? पॉलराइजेशन। लाइट में कौन सी घटना हो रही है? पॉलराइजेशन की घटना हो रही है। तो इसी कारण इसको क्या माना गया है? प्रश्न। देखो हिंदी मीडियम में आप इस लाइन पर ध्यान दें, तो इस लाइन पर तो पॉलराइजेशन किसमें होता है? पॉलराइड के चश्मे आती है, और चश्मे का संबंध साउंड से तो हो नहीं सकता, लाइट से ही होगा। तो पॉलराइजेशन, ध्रुवण, अनुवाद में लिख दो। तो लाइट को ट्रांसवर्स माना गया। तो पॉलराइजेशन की घटना किसमें होती है? लाइट में होती है कि साउंड में होती है? लाइट में। तो ध्यान रखना, इस घटना के कारण ही प्रकाश को क्या माना गया? प्रस्थ, अनुप्रस्थ। और साउंड को जनरली किसमें चलना है? गैस में चलना है। और गैस में चलना है तो स्लो चलना है, स्लो लॉन्गिट्यूडनल। तो उसको क्या माना गया? लॉन्गिट्यूड। तो साउंड को लॉन्गिट्यूडनल मानते हैं और लाइट को ट्रांसवर्स। लाइट को ट्रांसवर्स। आगे बढ़ना होगा। तो जैसे डॉपलर इफेक्ट किसमें पाया जाता है? बताइए। डॉ से दोनों, लाइट में भी, साउंड। इंटरफेरेंस, बोथ का मतलब समझ गए? लाइट और साउंड। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, मुड़ना, बोथ। रिफ्लेक्शन, बोथ। रिफ्रैक्शन, बोथ। अब बताइए, पॉलराइजेशन, ध्रुवण, ओनली लाइट। तो आप याद रखना, एक स्पेशल घटना जिसे समझाने के लिए लाइट को ट्रांसवर्स माना गया, उस घटना का नाम क्या है? ध्रुवण, पॉलराइजेशन। तो पॉलराइजेशन को समझाने के लिए प्रकाश को क्या माना गया? प्रस्थ। तो आप रट लें, लाइट क्या है? प्रस्थ, ट्रांसवर्स। लाइट, देखो लाइट की स्पेलिंग शुरू होती है एल से, ध्यान रखना। एल फॉर लाइट, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। आपको लाइट को टी कर देना है। लाइट टी पर खत्म हो रहा है तो टी से ही शुरू करना, ट्रांसवर्स। तो लाइट को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। लाइट को लॉन्गिट्यूडनल नहीं कहना है, ट्रांसवर्स। क्यों माना गया लाइट को ट्रांसवर्स? तो किस घटना को समझाने के लिए? ध्रुवण। तो लाइट और साउंड को अंतर करने का बढ़िया तरीका क्या है? पॉलराइजेशन। तो लाइट को हमने क्या माना गया? ट्रांसवर्स, और साउंड को लॉन्गिट्यूडनल। आगे बढ़ना होगा।